तो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। नए चैप्टर के साथ फिर से हम आ गए हैं बायो बुलेटिन में। तो बायो बुलेटिन में सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस और अब पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी। तो ये चैप्टर हमने इसलिए पहले टेकअप किया क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है मेंडल के लॉस समझने में, और उसका कैसे क्रॉस करें, पुनेट स्क्वायर कैसे समझे, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बायो बुलेटिन। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 हेरिडिटी। तो होता ये है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होते हैं उससे नए नए इंडिविजुअल्स जो हैं डेवलप होते हैं, जो सिमिलर तो होते हैं लेकिन सटली डिफरेंट। सटली देखिए लिखा हुआ है आपके बुक में, SUBTLY, सटली, बी साइलेंट है। सटली का मतलब होता है हल्का फुल्का, डिफरेंट भी होते हैं। जैसे अगर आप अपने भाई बहन की बात करें तो आप बहुत सिमिलर होंगे, देख के लोग बोलते होंगे कि ये आपका भाई है या आपकी बहन है, लेकिन फिर भी कुछ अपनी इंडिविजुअलिटीज़ होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? यही डिफरेंसेस वेरिएशंस कहलाते हैं। तो वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए गैमीट्स जो होते हैं वो दो तरफ से आ रहे होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। तो दोनों ही के अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं और वो जब मिलते हैं तो दोनों अपना आप में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो ना केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बल्कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, जहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से उसके अंदर भी वेरिएशंस आते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि शुगर केन की फील्ड है, यानी गन्ने की फील्ड देखते हैं, तो हम लोग जो है उससे बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखेंगे गन्ने की फील्ड में। कुछ कम हाइट के हैं, कुछ ज़्यादा हाइट के हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उनके अंदर बहुत अलग अलग वेरिएशंस होती हैं और वो विजिबल होती हैं, मतलब दिखती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले ये देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि जब इनहेरिटेंस होता है प्रीवियस जनरेशन से, इनहेरिटेंस का मतलब हुआ जो हम लोग चीज़ें हासिल करते हैं अपनी पिछली पीढ़ी से, जाने अनजाने में। हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता ना कि किस फैमिली में हम पैदा हो रहे हैं। तो अचानक से हम पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमको वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि हमें क्या मिल रही हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बेसिक बॉडी डिज़ाइन होती है और फिर भी अपने अंदर के कुछ चेंजेस आते हैं। अगली पीढ़ी में क्या होता है कि ये चेंजेस और बढ़ जाते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो अपने 100 साल की पीढ़ियों से हम बहुत अलग हो जाएंगे, अगर 100 साल की बात करें तो। नाउ अब आप सोचो कि क्या होगा कि जब नई जनरेशन इस पर बनेगी तो जब वो रिप्रोड्यूस होगी तो जो सेकेंड जनरेशन होगी वो और डिफरेंसेस होंगे उसके अंदर। जिसमें देखो अभी यहाँ पे डायग्राम देखो, लेफ्ट साइड पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर टॉप पे बना हुआ है वो क्या है, वो पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, और ऊपर क्या हुआ, उसने जो है 2 बच्चों को जन्म दिया। इसने क्या बनाया, इसका ऊपर रेड कलर का, नीचे ग्रीन कलर का है। तो रेड वाले ने 2 रेड कलर के बनाए, सब कुछ एक जैसा था पहले वाले, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया, इधर पिंक कलर का हो गया। और इधर क्या हुआ कि जो ग्रीन वाला था उसके अंदर देखो बीच में ये ब्लू कलर का हो गया, लाइट ब्लू, और इधर डार्क ब्लू हो गया। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर पीढ़ी में अपनी अपनी वेरिएशंस होती हैं। और वही जो हम बात बता रहे थे कि अगर 100 साल बाद बात करें तो जो ओरिजिनल होगा और जो नया वाला होगा उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन बताई जा रही है कि सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है। तो अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो 2 बैक्टीरिया बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, 32 बनेंगे। तो क्या होंगे, माइनर डिफरेंसेस होते चले चले जाएंगे और होते 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 कई जनरेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी वेरिएशन जो है स्पीशीज़ में, इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग क्या होता है, सारे बच्चे इक्वली सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि उनकी वेरिएशंस कैसी हैं, उनको हेल्प कर देंगे सर्वाइव करने में कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आप लोग सुनते ही होंगे कि उसको ये जेनेटिक डिजीज़ हो गई, कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से वो बच्चा जो है उनका ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांस की बात है कि वो म्यूटेशन या म्यूटेटेड जीन्स उस बच्चे ने इनहेरिट कर ली, जो उसके लिए बहुत ही घातक या बहुत ही फेटल साबित हुई और वो उसकी डेथ हो गई। तो जितनी वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके उतनी तरीके के एडवांटेजेस यानी फ़ायदे होते हैं। बैक्टीरिया क्या कर सकता है, वो हीट सर्वाइव कर सकता है, तो वो बेटर तरीके से रहेगा। अगर जो बैक्टीरिया हीट सर्वाइव कर लेगा वो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेगा। या जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो अच्छे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। तो ये जो वेरिएशंस हैं या ये जितनी भी नई चीज़ें एक्वायर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे सर्वाइवल को बहुत ही डायरेक्ट करता है।
तो अब हम लोग क्वेश्चंस के पेज पे आ गए हैं। तो अब ये बोल रहा है, तो सवाल ये है कि अगर कोई ट्रेट ए 10% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व है, और दूसरा ट्रेट बी वो 60% में इन्वॉल्व है, 60% सारी पॉपुलेशन में है, तो कौन सा ट्रेट पहले आया? तो बताओ, एक ट्रेट 10% है और एक 60% है, तो 60% वाला ट्रेट पहले आया होगा। क्यों? क्योंकि 60% का मतलब हुआ ज़्यादा लोगों में ये ट्रेट है, तो फैला होगा, तो पहले आया होगा, तभी तो इतना फैला। और 10% यानी कम में है, तो ये बाद में आया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वेरिएशन को बनने से स्पीशीज़ कैसे सर्वाइवल प्रमोट करेगी। तो क्या होता है, जैसे बताया था, वेरिएशंस जो होती हैं, जैसे बैक्टीरिया के केस में, तो वो बैक्टीरिया के अंदर कोई म्यूटेशन हो गई और उसके अंदर उसने हीट सर्वाइवल का एक जीन आ गया, तो वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बैक्टीरिया तो सर्वाइव करेगा, बाकी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो जीन नहीं है। तो इस तरीके से ये बेटर सर्वाइवल करता है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी कुछ ऐसी म्यूटेशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे इम्यूनिटी के लिए कुछ हो जाएगा, तो मान लो इम्यूनिटी के लिए है, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेरिडिटी क्या है? मोस्ट ऑब्वियस आउटकम जो है, मोस्ट ऑब्वियस आउटकम का मतलब वो जो सबसे आसानी से दिखता है, वो होता है जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन का। The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. तो हेरिडिटी के कुछ नियम हैं, वो तय करते हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होगी। अब इनहेरिटेंट ट्रेट्स क्या है? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो हमें पता है कि एक बच्चा बेसिक फीचर्स ह्यूमन बींग्स के पोजेस करता है और अपने पेरेंट्स के जैसा फिर भी नहीं दिखता है। तो इसका क्या मतलब? वो जो सिमिलैरिटी ये हुआ कि वो बिल्कुल बेसिक फीचर तो सब ह्यूमंस का सेम है, और डिफरेंसेस क्या हुए? जो उसके अपने फीचर्स हैं। अब तुम लोग ये करना कि कल क्लासरूम में जाओगे तो तुम लोग सारे बच्चों का कान देखोगे और लिस्ट बनाओ कि किन बच्चों के कान खुले हुए हैं, फ्री हैं। देखो ए वाले डायग्राम में दिया हुआ है, नीचे देखो ईयर लोब जो है पूरा फ्री है, और बी वाला क्या है? यूनाइटेड है। तो देखो कि समझ में आएगा कि कितने बच्चों के ईयर लोब्स फ्री है और कितने लोगों के यूनाइटेड है। तो इससे तुम्हें समझ आएगा कि ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट ही है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है? रूल्स जो है इनहेरिटेंस के, ह्यूमन बींग्स में जो इनहेरिट कर रहे हैं वो रिलेटेड होते हैं दोनों फादर और मदर से, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये दोनों ही नियम से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कि हमारे अंदर कौन सा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर लक्षण जो है दोनों पेरेंटल यानी पैटर्नल और मैटरनल, माँ और पिता, मतलब पैटर्नल पिता और मैटरनल माँ, दोनों ही के डीएनए से इन्फ्लुएंस होता है। तो हर ट्रेट के लिए 2 वर्जन्स होंगे हर बच्चे में, है ना, एक माता का और एक पिता का डीएनए। तो बच्चे के अंदर क्या होगा? मेंडल ने वर्कआउट किया मेन रूल्स इस तरीके के इनहेरिटेंस के, और कुछ सेंचुरी अगो 100 साल पहले उनके ये नियम आए थे। अब मेंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी हुई है इस बॉक्स में कि मेंडल जो है उनकी पढ़ाई लिखाई मोनास्ट्री में हुई थी, और वो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस। अब वहाँ पे वो फेल हो गए कि वो पढ़ाने लायक नहीं है, टीचिंग सर्टिफिकेट में वो फेल हो गया, लेकिन जो उनका ज़ील था, उनका क्वेस्ट था, उनकी इच्छा थी साइंटिफिक उसमें घुसने की, उसको कोई नहीं रोक पाया, उनका फेलियर भी नहीं रोक पाया। वो वापस अपने मोनास्ट्री में गए जहाँ उन्होंने पढ़ा था, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई की होगी इसलिए उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, और उन्होंने मटर उगाने शुरू कर दिए। बहुत से लोगों ने इन इनहेरिटेंस को पढ़ा मटर में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन मेंडल ने क्या किया? अपने साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की नॉलेज को ब्लेंड किया, मतलब मिलाया, और पहले वो इंसान थे जिन्होंने इंडिविजुअल्स का काउंट रखा कि इतनी इस पीढ़ी में इतने मटर हुए, इसमें ये लक्षण थे, ये थे, वो थे, और इस तरीके से करके मटर के ऊपर उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। तो ये बहुत लकी थे क्योंकि इन्होंने मटर का पौधा लिया जो जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी रिजल्ट्स देता है। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर हर कैरेक्टर के लिए हर एक जीन जो थी वो सेपरेट क्रोमोसोम पे बेस्ड थी। तो ये लकी थे कि भगवान ने भी इनका साथ दिया।
मेंडल ने बहुत सारे कंट्रास्टिंग का मतलब हुआ कोई नाटा है तो उसी के साथ साथ लंबा भी है, कोई काला है तो कोई सफ़ेद है, तो ये ऑपोजिट विजिबल कैरेक्टर जो दिखाई पड़ते थे गार्डन पीस में, जैसे कि राउंड गोल तो रिंकल्ड सीड्स थी, टॉल शॉर्ट वाइट वॉयलेट, और इस तरीके से 7 जोड़े इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ली। तो इन्होंने पी प्लांट्स को लिया अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे एक टॉल प्लांट को लिया, शॉर्ट प्लांट को लिया, और फिर उसकी प्रोजेनी बनाई, उनको क्रॉस करवाया। प्रोजेनी का मतलब हुआ ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चे, और कैलकुलेट की परसेंटेज। इन द फर्स्ट प्लेस पहली बार कोई हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई। हाफ वे का मतलब वो कोई बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई पहली जनरेशन में F1 प्रोजेनी में, क्योंकि टॉल और शॉर्ट था तो कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, सारे प्लांट्स टॉल ही थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेरेंटल ट्रेट ही देखा गया, मिक्सचर नहीं दिखाई पड़ा। तो अगला सवाल ये था कि टॉल प्लांट्स जो F1 जनरेशन में थे, क्या वो बिल्कुल सिमिलर थे अपने पेरेंट वाले टॉल प्लांट्स के? तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने टेस्ट किया दोनों पेरेंटल प्लांट्स को और देखा कि जो F1 टॉल प्लांट्स थे वो रिप्रोड्यूस, और ये जो F1 टॉल प्लांट्स थे उनको फिर आगे क्रॉस करवाया सेल्फ पॉलिनेशन करा के आपस में ही। तो प्रोजनी यानी जो उनके नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे थे वो ऑफ कोर्स टॉल तो थे, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन में था F1 प्लांट सारे ही टॉल नहीं थे, बल्कि 1/4 यानी 1/4 यानी 25% वो डॉर्फ भी थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले मतलब टॉल ही थे और उसके बाद कहाँ से ये 25% ही आ गए। तो ये मतलब इनके जो टॉल और शॉर्ट कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही थे। अब इसके ऊपर इन्होंने ध्यान लगाया कि ये ऐसा कैसे, देखो डायग्राम में भी दिया हुआ है, क्रॉस करा के दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये सारी चीज़ें, है ना। तो यही क्रॉस हम तुम लोगों को बताएंगे। ये कुछ क्रॉस इस तरीके से है। देखो क्या किया मेंडल ने कि इन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी था, और उसको डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया जो था स्मॉल टी। तो ये तो रहा टॉल और ये रहा डॉर्फ। अब 2-4 चीज़ें इसमें हम होते हैं जो बुक में आगे आपको पता चलेगी, लेकिन हम अभी बता देंगे। ये जो दोनों यहाँ पर देख रहे हो ये हो गई जीनोटाइप जो हम लेटर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और ये क्या है, फिनोटाइप जो दिखता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनोटाइप का मतलब हुआ जो लेटर्स हमको दिख रहे हैं, फिनोटाइप का मतलब हुआ जो दिख रही हैं। लेटर्स तो नहीं दिख रही, तो हम लोग आपकी एक तरीके से फिजिकल आसानी के लिए लिया जीनोटाइप, लेकिन ये दिखती नहीं है। और फिनोटाइप जो कैरेक्टर हमको दिखते हैं। तो जब एक जैसा जो होता है तो कहेंगे होमोजाइगस। एक जैसे को क्या कहेंगे, होमोजाइगस। बिल्कुल एक जैसे है ना, कैपिटल टी एक जैसा है, स्मॉल टी एक जैसा है। तो ये तो पेरेंट्स थे। अब इसका जब क्रॉस करवाया तो हमको क्या मिलेगा, इसका क्रॉस हम ऐसे करा लो, एक तरफ कैपिटल टी रख गैमेट्स बनेंगे ये, और एक तरफ स्मॉल टी रखा, के साथ ये मिलके क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी वही बनेगा, ये और ये मिलके ये बनेंगे, ये और ये मिलके ये बनेंगे। तो रिजल्ट क्या आया, 100% टॉल। ठीक है ना, रिजल्ट आया कि 100% टॉल मिलेंगे। ठीक, ये जो टॉल है 100%, लेकिन इनका तो ये फिनोटाइप थी F1 की। अब इनकी जीनोटाइप क्या मिली, तो देखा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टॉल वाली ऊपर भी एक मिली थी जीनोटाइप टी मिली थी, और एक और मिली टी और स्मॉल टी। तो ये वाली होमोजाइगस थी क्योंकि दोनों एक जैसी थी। ये दोनों अलग अलग है, एक टॉल है मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसको हमने क्या कहा, हेट्रोजाइगस। तो इतना मेंडल को समझ में आ गया कि जीनोटाइप चाहे होमोजाइगस टॉल है और चाहे हेट्रोजाइगस हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है जो कि टॉलनेस है। अब क्या किया, F2 जनरेशन के लिए इन्होंने टी को टी और स्मॉल करवाया, यानी सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग। अब क्या हुआ, यहाँ पे मिला F2 जनरेशन, क्रॉस करवाओ, ये
स्मॉल टी, इधर टी, इधर स्मॉल टी, ये और ये मिल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये तो हमको डॉर्फ मिल गया, स्मॉल टी वाला नाटा। और बाकी ये जो तीनों मिले वो टॉल मिले। तो टॉल हमको कैसे मिले? कैपिटल टी वाला भी टॉल मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल मिला। तो 3 ब्लॉक्स में देखो, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स में हमको टॉल मिल रहा है। यानी हमको क्या मिला? 3/4 टॉल। और 3/4 क्या होता है? 75% टॉल मिला एक ब्लॉक में, यानी 1/4 डॉर्फ। और ये कितना होता है? 25%। तो यही रिजल्ट सामने आया मेंडल के। तो अब हम वापस साइंस के टेक्स्ट पे चलते हैं। इतना तो ये हमने क्रॉस करके आप लोगों को बता दिया है। हाँ, तो ये बता रहे थे, इस तरीके से आपको क्रॉस में समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में यही दिया है जो रिजल्ट F2 का था। F2 पीढ़ी यानी नेक्स्ट पीढ़ी जो थी, जो सेल्फिंग से मिली थी। तो कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तो एक स्मॉल टी है जो कि शॉर्ट था, और बाकी 3 जो थे वो टॉल आए, जिनकी जीनोटाइप्स 2 तरीके की थी। एक होमोजाइगस कैपिटल टी और एक हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना? तो इस एक्सप्लेनेशन में दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉपी कैपिटल टी की काफ़ी होती है, किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए काफ़ी है। जबकि स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों कॉपीज शॉर्ट होनी चाहिए। तभी तो देखा ना, स्मॉल टी शॉर्ट है। तो जिसकी सिर्फ एक कॉपी ज़रूरी होगी और उससे वो लक्षण उभर के सामने आ जाए, वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। जबकि किसी भी लक्षण को दिखाने के लिए स्मॉल लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी दोनों पेयर में, तो वो रेसेसिव ट्रेट्स कहलाएंगे। इसीलिए स्मॉल टी रेसेसिव ट्रेट थे, जो कि फर्स्ट पीढ़ी में छुपा हुआ था और सेकंड पीढ़ी में उभर के 25% में सामने आया। ठीक है ना? अब क्या होता है कि ये बता रहा है कि पी प्लांट्स जो हैं, 2 कैरेक्टर्स को ब्रेड किया जाता है, जो कि है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये अभी आपके लिए काफ़ी टिपिकल होगा। और अभी पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझो। जो भी हमने बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ जिसमें केवल एक लक्षण इन्वॉल्व है। कल हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और किस तरीके से बहुत पूछा जाता है। जो 9:3:3:1 का रेशियो होता है, कैसे बनता है, पूनेट स्क्वायर कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए और चैनल सब्सक्राइब करो। जैसे ही ख़त्म होता है बेल आइकन पे प्रेस करो। ठीक है? चलो फिर, ऑल द बेस्ट।